हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे इस चैनल जय महादेव विद्या कुल पे। बेटा आप लोगों को हमने फिजिक्स पार्ट 1 के सभी फॉर्मूलों की एक छोटी सी वीडियो दी थी, तो आज उसी क्रम में आज हम फिजिक्स पार्ट 2 के सारे फॉर्मूले की एक छोटी सी वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको फिजिक्स के एक एक फॉर्मूले आपको बताऊंगा। और ये वीडियो देख डाला तो आप न्यूमेरिकल में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो हम फटाफट रिवाइज करेंगे और याद करेंगे इन सभी फॉर्मूलों को, क्लास 12 फिजिक्स की सेकंड बुक के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूलों को, और इनको याद करके जाना, न्यूमेरिकल में कभी नहीं फंसोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 9 सबसे पहले आता है किरण प्रकाश एवं प्रकाशिकत। सबसे पहले इसमें स्नेल का नियम है। अपवर्तन में स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। 1n2 का मतलब होता है दूसरे माध्यम का पूर्णांक पहले माध्यम के सापेक्ष। ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है। आई जो होता है पहले माध्यम में बना कोण होता है, आर जो होता है दूसरे माध्यम में बना कोण होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपवर्तनांकों में संबंध क्या होता है। आप समझ लीजिएगा, इनको मैंने बैठ करके अपने हाथ से खुद लिखा है, पूरा एक एक फॉर्मूला लिखा है, तो इसलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बाहर का कोई फॉर्मूला बनता नहीं है। अपवर्तनांकों में संबंध बेटा जैसे दो माध्यमों के बीच होगा तो 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1 हो जाएगा। जब तीन माध्यमों के बीच संबंध निकालेंगे अपवर्तनांकों में तो 1n2 2n3 इंटू 3n1 बराबर 1 होगा। अगर मान लो चार माध्यम हमारे पास हो तो क्या हो जाएगा 1n2 2n3 3n4 4n1 बराबर 1 हो जाएगा। अब बेटा अपवर्तनांकों को लिखने का कोई तरीका समझो। कहीं पे GNW लिखा है तो इसे आप ANW बटे ANG लिख सकते हो। कहीं पे DNG लिखा है तो इसे आप NG बटे ND लिख सकते हो। पर अपवर्तनांक सदैव किसी न किसी माध्यम के सापेक्ष होता है, इसलिए बेटा हम यहाँ पे सापेक्षता एयर की लगा दिए। अगर ऊपर एयर की सापेक्षता लगाए हो तो नीचे भी एयर की सापेक्षता लगानी पड़ेगी। अच्छा, 1n2 को हम 1/2n1 भी लिख सकते हैं। 1n2 को 1/2n1 लिख सकते हैं। जैसे ANW लिखा है तो इसे 1/WN भी कह सकते हैं। क्रांतिक कोण क्या होता है बेटा? सघन माध्यम से विरल माध्यम दिखाने वाले कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। यह परिभाषा इसकी होती है किसी सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान समकोण होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण का फॉर्मूला है sin c बराबर 1/n। ठीक है, याद रखिएगा, लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है क्रांतिक कोण, बैगनी रंग का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। क्रांतिक कोण के बाद एक घटना आप लोगों को पढ़नी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय कोई प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। केवल सघन माध्यम में होगी, 100% ऊर्जा वापस लौट आती है। और सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आई का बड़ा होना चाहिए सी से। आई बड़ा होगा बताओ किससे? सी से। सी का मतलब साइन इनवर्स 1/n का। अच्छा, कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक आप याद कर लो। ANW का मान 4/3 होता है, ANG का मान 3/2 होता है। ANG का मतलब कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष 3/2 होगा। AND का मतलब होता है बेटा हीरा का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष जो कि 12/5 होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र में। तो गोली पृष्ठ के अपवर्तन में चाहे वो उत्तल गोली पृष्ठ हो चाहे अवतल गोली पृष्ठ हो, दोनों के लिए एक फॉर्मूला है n/v - 1/u बराबर n - 1/r। v क्या होती है? v होती है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होती है वस्तु की दूरी, r क्या होती है गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, n क्या होता है बेटा गोली पृष्ठ का अपवर्तनांक। ठीक है, अच्छा दोनों के लिए है बेटा, ये उत्तल गोली पृष्ठ के लिए भी होगा, अवतल गोली पृष्ठ के लिए भी होगा। इसके बाद हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर एक सवाल पक्का आना है। लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f बराबर n - 1 इंटू 1/r1 इंटू -1/r2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे R1 R2 का चिन्ह आप देख सकते हैं। जब हमारे पास दो उत्तल लेंस होगा तो R1 पॉजिटिव होगा, R2 निगेटिव होगा। जब समतल उत्तल लेंस होगा तो समतल पृष्ठ की त्रिज्या अनंत हो जाती है, दूसरा पृष्ठ बाईं ओर होगा तो निगेटिव ले लेंगे। अवतल उत्तल लेंस होगा तो इसके दोनों R1 R2 दोनों बाईं ओर होंगे, इसलिए दोनों को निगेटिव ले लेंगे। अच्छा, इसके बाद आते हैं अवतल लेंस के लिए बात करते हैं। तो जब दो अवतल लेंस लेंगे तो R1 हमारा निगेटिव होगा, R2 पॉजिटिव होगा। समतलावतल लेंस में देखते हैं तो R1 इनफाइनाइट होगा, R2 क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद उत्तलावतल में देखते हैं तो R1 पॉजिटिव होगा और R2 भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेंस की फोकस दूरी का जो फार्मूला है बेटा वो 1/f बराबर 1/v - 1/u है। लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला बेटा क्या है? 1/f बराबर 1/v - 1/u। ये उत्तल लेंस में भी चलेगा, ये अवतल लेंस में भी चलेगा। ठीक है, अच्छा किसी द्रव में फोकस दूरी की जब हम लोग तुलना करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है FL/FA। FL का मतलब लिक्विड में फोकस दूरी, FA का मतलब एयर में फोकस दूरी बराबर ANG - 1 अपॉन में LNG - 1। बेटा जो LNG है इसको अगर आप चाहो
तो LNG को ANG/ANL लिख सकते हो, यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, रेखीय आवर्धन का बेटा फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और बराबर में हो जाता है V/U। यही फॉर्मूला F/F+U है, यही फॉर्मूला F-V/F होता है। यानी वस्तु की दूरी फोकस दूरी के पदों में ये होगा और प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी के पदों में ये होगा। बाकी मेन फॉर्मूला क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई अर्थात V/U। अच्छा चलिए, इसके बाद और आगे हम लोग समझते हैं, फटाफट समझेंगे चीजों को बेटा, देर नहीं करनी हम लोगों को, फटाफट चीजों को समझना है। इसके बाद पहले आ जाते हैं, लास्ट पेज यहाँ पे है, संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला है। मतलब 1 या 2 या 3 या 4 लेंसों को हम जोड़कर आपस में रख दें तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी का बेटा फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। क्या फॉर्मूला है? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। और क्षमता अगर आप देखेंगे तो P बराबर P1 प्लस P2। 3 लेंस है, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। 4 हैं तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 ऐसे लगा देना। प्रिज्म के पदार्थ के अपूर्णांक का फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m/2 अपॉन में साइन a/2। ये किसका फॉर्मूला है? ये प्रिज्म के पदार्थ के अपूर्णांक का फॉर्मूला है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण का फॉर्मूला है डेल्टा m बराबर n-1 इंटू ए। डेल्टा m को हम लोग कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। क्या कहते हैं बेटा? अल्पतम विचलन कोण। n क्या होता है? अपूर्णांक होता है। a क्या होता है? प्रिज्म कोण होता है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला है थीटा बराबर डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा बी क्या है? पीले बैगनी रंग का विचलन कोण, डेल्टा आर क्या है? लाल रंग का विचलन कोण। तो थीटा बराबर डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। अगर इसको अपूर्णांक के पदों में निकालोगे तो थीटा बराबर NV माइनस NR इंटू ए हो जाएगा। NV का मतलब बैगनी रंग का अपूर्णांक, NR का मतलब लाल रंग का अपूर्णांक, ए माने प्रिज्म कोण। अच्छा, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है? प्रिज्म द्वारा रंगों को अलग अलग करके देखने की क्षमता, या सॉरी उल्टा हो गया, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश आपतित कराते हैं तो सभी अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंग का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। प्रिज्म द्वारा रंगों को अलग अलग करने की क्षमता को ही हम प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। फार्मूला होता है ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई। थीटा क्या है बेटा? थीटा होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण और डेल्टा वाई क्या है? पीले रंग का विचलन कोण। थीटा की जगह हम डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर रख सकते हैं, बटे में डेल्टा वाई है। अगर हम चाहें अपूर्णांक के पदों में तो NV माइनस NR बटे NY माइनस 1 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग समझेंगे सरल सूत्रजी। और बच्चों एक बात और ध्यान देना, आप सभी के लिए अभी इस समय हमारा चल रहा है कुंजी बैच, जो कि एग्जाम के लिए एकदम समझ लो अंतिम सफलता की चाबी है। कुंजी बैच में आपको क्या मिलने वाला है? तो कुंजी बैच में बेटा मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट के 5-5 मॉडल पेपर के सॉल्यूशन, जो कि जिनके हम हैंड रिटन सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि इस साल का जो बच्चा है वो कभी पेपर नहीं दिया, हमें पता है। उसको लिखना सिखाना, उसको पैराग्राफ चेंज करना सिखाना है, उसको ये सिखाना कि दीर्घोत्तरी कैसे करो, लघुत्तरी कैसे करो, ये सब हम अपने कुंजी बैच में सिखा रहे हैं। तो कुंजी बैच पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्राइस ना तो 999 है, ना तो 499 है। आज के लिए आपके लिए 399 है। ठीक है, आपको करना क्या है? विद्याकुल ऐप डाउनलोड करना है और वहां से जाके परचेस कर लेना। अगर मान लो किसी प्रकार की समस्या तो आपके पास ये हेल्पलाइन नंबर है 9818434684, इस नंबर पे फोन कर लो, ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, आप किसी भी समय इस नंबर पे फोन कर सकते हो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर लेंस के बारे में सारी चीजें समझ ली। अब हम लोग आते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बेटा? जिससे हम पास रखी दो वस्तुओं के बड़े व स्पष्ट प्रतिबिंब देखते हैं। तो इसकी आवर्धन क्षमता के 2 स्थितियां होती हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने तो m बराबर 1 प्लस d/f, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो m बराबर d/f। ये फॉर्मूला लगा देते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बेटा क्या है? लेंसों के संयोजन से जब हम बनाते हैं तो उसको हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसकी भी 2 स्थितियां होती हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने तो उसके लिए फॉर्मूला m बराबर माइनस VO अपॉन UO 1 प्लस d/f ही। और इस कंडीशन में लंबाई का फॉर्मूला, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो L बराबर VO प्लस UE हो जाता है। क्या हो जाता है? VO प्लस UE हो जाता है। अच्छा एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे U है, UO क्या है? अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी। VO क्या है? अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। D क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। FE क्या है? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। जहां O लगा है वो अभिदृश्यक के लिए है, जहां E लगा है वो नेत्रिका के लिए है। और बेटा जब यही प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो यही फॉर्मूला हो जाता है m बराबर माइनस VO/UO इंटू d/FE। लंबाई का फॉर्मूला हो जाता है VO प्लस FE, VO प्लस FE। ठीक है, अच्छा खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है? जिससे हम आकाशीय पिंडों के तारों
तारों के, नक्षत्रों के बड़े व स्पष्ट प्रतिबिंब देखते हैं उसे खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। और इसमें भी जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो फॉर्मूला m बराबर -fo अपॉन fe 1 प्लस fe अपॉन डी। ठीक है। अच्छा, लंबाई का फॉर्मूला fo प्लस uv हो जाता है और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो m बराबर -fo अपॉन fe हो जाता है और लंबाई फॉर्मूला fo प्लस fe हो जाता है। यहाँ पे fo क्या है, अब दृश्यक की फोकस दूरी, fe क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी, d क्या है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है। अच्छा, प्रकाश को कांच की पट्टी पार करने में लगा समय, कोई प्रकाश है, प्रकाश एल लंबाई वाली कांच की पट्टी को जिसका अपर्तनांक n है तो इसको पार करने में लगा समय का फॉर्मूला T बराबर NL अपान C होता है। अच्छा, यह अपर्तनांक वाले द्रव में प्रकाश की चाल का फॉर्मूला V बराबर C बटे N है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी अपर्तनांक, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कांच में प्रकाश की चाल बताओ, आप तुरंत फॉर्मूला लगाओगे V बराबर C बटा N। C का मान 3 × 10⁸ रखा, आप कांच के लिए n का मान 1.5 रखा, हल कर लिया, 2 × 10⁸ आ गई। तो किसी भी माध्यम में अपर्तनांक आपको पता है, चाल निकाल लेगा फॉर्मूला V बराबर C बटे N। अच्छा, जिस प्रकार से चाल होती है V बराबर C बटे N, उसी तरह n अपर्तनांक वाले माध्यम में तरंगदैर्घ्य भी होती है लैम्डा मीडियम, लैम्डा m का मतलब लैम्डा मीडियम बराबर लैम्डा बाई n हो जाता है। लैम्डा क्या है, निर्वात में तरंगदैर्घ्य, n क्या है, माध्यम का अपर्तनांक। तो ये n अपर्तनांक वाले माध्यम में तरंगदैर्घ्य का फार्मूला, ये n अपर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल का फार्मूला, याद रहेगा। अच्छा, दो तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तीव्रता क्या होती है, व्यतिकरण में आ गए हम लोग। ठीक है। तो I बराबर फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। यहाँ पे I1 क्या है, पहली तरंग की तीव्रता, I2 क्या है, दूसरी तरंग की तीव्रता, और फाई क्या है, दोनों तरंगों के बीच का कालांतर। दो प्रकार का व्यतिकरण होता है बेटा, एक संपोषी व्यतिकरण होता है, एक विनाशी व्यतिकरण होता है। संपोषी व्यतिकरण वो होता है जहाँ पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, यानी व्यतिकरण प्रतिरूप में जहाँ जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो I मैक्स का फॉर्मूला होता है रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, I1 की जगह आप चाहें तो KA1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यह कहें आयाम के पदों में ही फॉर्मूला है KA1 प्लस A2 का स्क्वायर। विनाशी व्यतिकरण क्या है, जहां पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। I मिनिमम बराबर होता है रूट I1 डिफरेंस रूट I2 का स्क्वायर, और या आयाम के पदों में KA1 डिफरेंस A2 का स्क्वायर हो जाता है। बेटा इसके बाद हम लोग आ जाते हैं केंद्रीय फ्रिंज से एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी। दो तरह की फ्रिंजेस होती हैं, एक दीप्त फ्रिंज होती है, एक अदीप्त फ्रिंज होती है। दीप्त फ्रिंज क्या होती है, जहां पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें दीप्त फ्रिंज कहते हैं, और जहां पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है वहां दीप्त फ्रिंज बन जाती है। तो एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी का फॉर्मूला है XM बराबर एम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। एम क्या है, फ्रिंज का नंबर, नंबर ऑफ फ्रिंज मतलब 5वीं 6वीं 7वीं ऐसे। कैपिटल डी क्या है, पर्दों के बीच की दूरी। लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, और स्मॉल डी क्या होती है, स्लिटों के बीच की दूरी। केंद्रीय फ्रिंज से एमवी या दीप्त फ्रिंज की दूरी का फॉर्मूला है m-1/2 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको तैयार करके जाना, इस पे न्यूमेरिकल पक्का आएगा। और इसीलिए अभी आपके पास समय कम है, आधे घंटे में हम पूरे के फॉर्मूले बता दे रहे हैं। 2 बार 3 बार इस वीडियो को बार बार देखो ताकि आपको सारे फॉर्मूले दिमाग पर एकदम बैठ जाए। ठीक है, तो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला है बेटा W बराबर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अगर हम यही फ्रिंज चौड़ाई कोण के पदों में अर्थात कोणीय फ्रिंज चौड़ाई निकालते हैं तो थीटा बराबर W अपॉन कैपिटल डी हो जाता है, अर्थात सॉल्व करने पे लैम्डा अपॉन डी आ जाता है। ठीक है। पारदर्शी प्लेट रखने पर एमवी दीप्त फ्रिंज का विस्थापन, जब हम व्यतिकरण करने वाले पुंज के मार्ग में पारदर्शी प्लेट रख देते हैं तो फ्रिंज का विस्थापन x0 बराबर कैपिटल डी बाई स्मॉल डी n-1 इंटू टी हो जाता है। टी क्या है, पारदर्शी प्लेट की चौड़ाई है, n क्या है, पारदर्शी प्लेट का पूर्णांक है, कैपिटल डी क्या है, पर्दों के बीच की दूरी है, स्मॉल डी क्या है, स्लिटों के बीच की दूरी है। ठीक है भैया। यम में निम्नलिखित की स्थिति का फॉर्मूला ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा होता है, और यम में उच्चिष्ट की स्थिति का फॉर्मूला ई साइन थीटा बराबर 2m + 1 लैम्डा बाई 2 होता है। ठीक है, याद रहेंगे। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई होता है, और अगर हम केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई निकालेंगे तो 2x बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाओ, ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट बराबर c अपॉन
C अपॉन लैम्डा हो जाता है। ठीक है, चलिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बहुत जरूरी है। W बराबर h म्यू नॉट होता है या E के बराबर h म्यू माइनस म्यू नॉट हो जाता है। या बेटा इसको अगर आप अधिकतम गतिज ऊर्जा के पदों में लिखोगे तो हाफ mv मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू h म्यू माइनस म्यू नॉट हो जाता है। फोटान के संवेग का फॉर्मूला लैम्डा P बराबर लैम्डा h अपान लैम्डा, या इसको बच्चों लैम्डा बराबर h अपान P से याद रखते हैं, तो लैम्डा बराबर h अपान P याद रखो या P बराबर h अपान लैम्डा याद रखो। इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला लैम्डा बराबर h अपान रूट 2m है। ठीक है, गतिज ऊर्जा के पदों में, या लैम्डा बराबर h अपान 2m ठीक है। अच्छा, नाभिक और परमाणु वाले चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, हालांकि देखो है क्या बेटा कि फिजिक्स पार्ट 1 में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट फिजिक्स पार्ट 2 में बहुत कम फॉर्मूले हैं। फिजिक्स पार्ट 1 में बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, फिजिक्स पार्ट 2 में आपको ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल मिल जाएगा, वो चाहे रे ऑप्टिक्स हो चाहे वेव ऑप्टिक्स हो, और डुअल नेचर से न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पार्ट में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो नाभिक के आकार का आकलन, नाभिक के आकार की त्रिज्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze² अपान के। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है। ठीक है, अच्छा ये 8वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग बोर का परमाणु मॉडल पढ़े थे आप सभी लोग। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिन कक्षाओं के लिए कोणीय संवेग अर्थात MVR या जापान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पे n जो लिखा है MVR बराबर NH अपान 2 पाई में n जो लिखा है ये क्या है बेटा? n मुख्य क्वांटम संख्या है। क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। परमाणु की त्रिज्या का फॉर्मूला R बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे में पाई mze² होता है। इस चैप्टर के फॉर्मूले बहुत कठिन होते हैं पर याद कर लेना। ठीक है, ये वीडियो इसीलिए दी गई है ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का फॉर्मूला है v बराबर ze² अपान 2h एप्सिलॉन नॉट 1/n। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला देखो कितना खतरनाक फॉर्मूला है। En बराबर होता है mz² e⁴ अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/n²। याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। इसकी PDF भी टेलीग्राम में जय महादेव विद्याकुल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। ठीक है, उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला है 1/λ बराबर r 1/n1² माइनस 1/n2²। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या इसी फॉर्मूले से की जाती है 1/λ बराबर r 1/n1² माइनस 1/n2²। R क्या होता है? रिडबर्ग नियतांक होता है। कई बार ये केवल फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा का फॉर्मूला En बराबर माइनस RSc अपान n² या माइनस 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक AMU किसके बराबर होता है? तो बेटा एक AMU एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के 1/12वें भाग के द्रव्यमान को हम लोग एक AMU कहते हैं। एक AMU का द्रव्यमान कितना होता है? 1.66 10⁻27 किलोग्राम। एक AMU में कितनी ऊर्जा होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये वाला पेज मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। बाकी बेटा अभी भी आपके पास समय है, आप चाहते हो कि अंतिम में कुछ अच्छा कर लो तो 5 सैंपल पेपर, हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हर सैंपल पेपर से 70 से 80% क्वेश्चन वहीं से आ जाएं, जिनके हैंड रिटन सोल्यूशन भी मिल रहे हैं कुंजी बैच पे। अगर ज्वाइन करना चाहते हो आज आपके लिए ऑफर 399 में आपको कोर्स मिल जाएगा। किसी प्रकार की मदद है तो आप फोन कर सकते हो 9818434684। तो आज के लिए इतना ही। अपना बेटा ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।